मैं भारत के पीएम सीरीज के 7वें एपिसोड में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले भारत पीएम सीरीज़ के मैंने 6 एपिसोड बनाए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। जानते हैं आज हम 7वें प्रधानमंत्री के बारे में। 18 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन में हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसके जरिए इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 हवित्ज़र तोप सप्लाई की जानी थी। इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि इस डील के लिए भारत के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को कंपनी ने रिश्वत दी थी। इसके पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने राजीव की सहमति के बिना एक दूसरे रक्षा सौदे में जांच शुरू करवा दी थी। वीपी सिंह को जानकारी मिली थी कि एसडीडब्ल्यू सबमरीन सौदे में गड़बड़ी हुई है। वीपी सिंह ने तत्कालीन रक्षा मंत्री रक्षा सचिव को बुलाकर इस डील की जांच करवाने को कहा। जब ये बात बाहर आई तो राजीव नाराज हो गए और कांग्रेस के अंदर ही वीपी के खिलाफ बातें होने लगी और पार्टी के सांसद खुलकर उनका विरोध करने लगे। इसके चलते वीपी ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 4 दिन बाद बोफोर्स कांड का भी मुद्दा गर्म हो गया इस देश में और वीपी मुकर होकर राजीव गांधी पर निशाना साधने लगे। इसके चलते उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। वीपी ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली और 1988 में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हो गया। वीपी ने बोफोर्स कांड के दम पर 1989 को चुनाव लड़ा और नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने लगे। पूरा कैंपेन चलाया। वीपी ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। कागज निकाल, वीपी बोले। राजीव के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि वीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में से लेकर चलते थे। वो भाषण देते हुए कहते कि मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा हैं। 3 नवंबर 1988 को पटना में एक चुनावी रैली में वीपी सिंह ने राजीव गांधी के स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज खोलने का दावा किया। इसके अगले दिन ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता में लिखा कि स्विस बैंक कॉरपोरेशन के इस खाते का नंबर 99921 PU है। इस खाते में बोफोर्स सौदे के कमीशन में मिले 3,20,76,000 स्वीडन कॉमर्स यानी भारतीय रुपए में 8 करोड़ रुपए जमा है। ये खाता लोटस के नाम पर है। वीपी ने चुनौती दी कि लोटस और राजीव का अर्थ एक ही होता है। अगर यह बात गलत निकली तो वो संन्यास ले लेंगे। तैयार है। हालांकि 17 दिसंबर 1988 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स की वीकली में लेखक भवानी सेन गुप्ता फोरम बोफोर्स 2 बोफोरिट्स नामक आर्टिकल में लिखते हैं कि 10 नवंबर 1988 को वीपी संसद में नई संसदीय कमेटी बनाकर बोफोर्स कांड की जांच कराने की मांग करने लगे, लेकिन राजीव गांधी के स्विस अकाउंट की जानकारी को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इस दावे को साबित नहीं कर पाएंगे। इस देश में नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला और सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई। 1989 के लोकसभा चुनाव में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी इस देश की पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। नेशनल फ्रंट में शामिल जनता दल को भी 143 सीटें, भाजपा को 85 और वाम मोर्चे को 52 सीटें मिली। वही द्रमुक असम गण परिषद तेलुगु देशम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को 9 सीटें मिली। इन सीटों का जोड़ 289 होता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 गुना ज़्यादा थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफ़ी नहीं में लिखते हैं कि वीपी ने बोफोर्स के मुद्दे को देश की जनता के सामने ऐसे पेश किया कि बोफोर्स भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था और इसका फायदा वीपी और नेशनल फ्रंट को 1989 लोकसभा चुनाव में हुआ भी। देश की जनता चाहती थी कि वीपी ही अगले पीएम बने, लेकिन देवीलाल के सहारे लिखी गई वीपी की पीएम बनने की इबादत बहुमत मिलने के बाद भी 3 दिनों तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। 30 नवंबर 1989 को चंद्रशेखर अपने आवास
3 साउथ एवेन्यू लेन पर नंबूर पाद ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान ओडिशा भवन में भी एक बैठक चल रही थी। इसमें देवीलाल के सहारे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की योजना बन रही थी। इस बैठक में देवीलाल, अरुण नेहरू, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और ओडिशा के बिजू पटनायक मौजूद थे। कुलदीप नैयर बताते हैं कि बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दे रखी है और मैं मुकाबले में ज़रूर उतरूंगा। अगर वीपी को पीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। बाद में वहां मौजूद हर नेता को पता थी कि इसके बाद देवीलाल ने चंद्रशेखर को ओडिशा भवन बुलाया और चंद्रशेखर ने कहा कि संसदीय बैठक में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन मैं खुद करूंगा। चंद्रशेखर के कड़े तेवरों को देख उनके सामने सबने हामी भर तो दी। चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में वीपी को पीएम बनाने की प्लानिंग की गई। अरुण नेहरू ने यह भी व्यवस्था बनाई कि ताऊ देवीलाल और अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला से भी न मिल पाए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जनता दल के उन नेताओं में से थे जो चंद्रशेखर का समर्थन करते थे। इससे में चौटाला अगर अपने पिता देवीलाल से कुछ कहते तो पुत्र मोह में आकर उसे करने के लिए तैयार किया जाता था। नाटकीय ढंग से वीपी सिंह बने पीएम। 1 दिसंबर 1989 का दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीपी सिंह, देवीलाल, मधु दंडवते, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज कांग्रेस के नेता पहुंचे। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार मानने वाले चंद्रशेखर भी बैठक में पहुंचे। चंद्रशेखर उस वक्त मलेरिया के बुखार से तप रहे थे। इस बैठक को आयोजित करने की जिम्मेदारी अफसर से नेता बने और चंद्रशेखर के करीबी यशवंत सिन्हा को सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी किताब रेलेटेलेंस में इस वाक़े को लिखा है। जैसे ही संसदीय दल की बैठक शुरू हुई, वैसे ही मधु दंडवत ने वीपी सिंह के प्रस्ताव रखने के लिए कहा। इस पर वीपी तेजी से खड़े हुए और हवा की रफ्तार से बोलने लगे। वीपी ने ताऊ देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा। इसके बाद हॉल में 2-4 तालियां ही बजी। ये खबर हॉल के बाहर कान लगाए खड़े पत्रकारों तक पहुंच गई और देश दुनिया में देवीलाल को भारत का प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। लेकिन ये खबर 10 मिनट भी नहीं टिक सकी। इस देश में देवीलाल खड़े हुए और बोले कि मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और माननीय वीपी सिंह का नाम सुझाव करता हूँ, क्योंकि देश वीपी सिंह को ही चाहता है। इसके बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अजीत सिंह के इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया और दंडवते ने वीपी सिंह के निर्वाचन की घोषणा कर दी। इस पर चंद्रशेखर खड़े हुए और अपना शॉल संभालते हुए बैठक से जाने के लिए चलने लगे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है जनता के साथ। मैं बैठक से जा रहा हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी और जिंदगी का कारवां में इस घटना के बारे में दबा कर लिखा है और मुझे ये महसूस हुआ कि सरकार की शुरुआती बहुत कपटपूर्ण तरीके से हुई है। यह बहुत निचले स्तर की राजनीति थी, जिसमें वीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे और उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने भावुक मसला बना दिया था और शपथ ग्रहण के दिन ही उठापटक जारी रही। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है और तत्कालीन राष्ट्रपति RK वेंकटरमण ने वीपी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने वीपी के लिए पीएम पद छोड़ दिया था, वो अब उप प्रधानमंत्री के लिए अड़ गए थे। उनकी मांग वीपी ने पूरी की और सीमा मुस्तफा वीपी की जानवी द लोनली प्रोफेट वीपी सिंह ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखती है कि देवीलाल ने शपथ पत्र में लिखे मंत्री पद को न पढ़कर उप प्रधानमंत्री पढ़ा। इस पर वेंकटरमण ने उन्हें टोका भी था, लेकिन देवीलाल पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र
नहीं है। उप प्रधानमंत्री बनने वाले नेता के शपथ पत्र में मंत्री ही लिखा हुआ होता है और ये आज भी वैसा ही है। वीपी सिंह को पीएम बनाने की व्यू रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को बड़े पदों का सुख मिला और अरुण को वीपी सिंह ने अपनी सरकार में शामिल भी किया और वाणिज्य मंत्री का पद दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को वीपी ने लंदन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया और इनके अलावा वीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गृह मंत्री बना दिया और ऐसा कर वीपी ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की अपनी तरफ। वीपी चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में ये संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। सैयद की बेटी को बचाने के लिए वीपी ने आतंकवादियों को छोड़ा था और जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सैयद गृह मंत्रालय में कार्यभार संभालते थे उसी दिन उनकी 23 साल की बेटी रुबैया सैयद का अपहरण हो गया था। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती हैं, जिन्हें 5 अलगाववादी मिलकर अगवा कर लेते हैं। ये अलगाववादी मांग करते हैं कि हामिद शेख, शेर खां, जावेद अहमद, जरगर मोहम्मद और कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा करे। इन मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मेहनत करके गिरफ्तार किया था। इस पर वीपी ने सैयद से कहा, हम सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम पर लगाएंगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। लंबी बातचीत के बाद पीएम वीपी सिंह ने रुबैया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया, जो कि तब और अब भी चौंकाने वाला है और लगता भी है। इसके बाद 10 दिसंबर 1989 को 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है और सैयद की बेटी को रुबैया वापस आ जाती है। इस मसले पर वीपी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ इस देश में और उनकी निंदा की जाने लगी। वीपी सिंह ने यहाँ शुद्ध माननीय भावनाएं दिखाई और इस घटना ने वीपी सिंह के प्रधानमंत्री करियर को लेकर साफ कर दिया कि उन पर दबाव डालकर कुछ भी करवाया जा सकता है। अगर वीपी इस समझौते के लिए हामी नहीं भरते तो उनकी छवि बेहतर होती। ज्योतिष को नहीं मानने वाले वीपी के लिए सही साबित हुआ ज्योतिष का कहना। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह का परिवार ज्योतिष और हस्तरेखा पर काफ़ी विश्वास रखता था। वीपी के पिता और बड़े भाई ज्योतिष पर काफ़ी भरोसा भी जताते थे, यहाँ तक कि उनके पिता को ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया के लेखक देबाशीष लिखते हैं, इस किताब में वीपी का परिवार हर छोटे बड़े काम से पहले परिवार के ज्योतिषी से सलाह जरूर लेता था, लेकिन वीपी इससे कतराते थे। वीपी कहते थे कि ये जो भविष्यवाणी करते हैं अधिकतर ये गलत निकलती हैं। वीपी की पत्नी सीता कुमारी सिंह लिखते हैं कि हमारे पारिवारिक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे पति कई ऊंचे पदों तक पहुंचेंगे लेकिन कहीं भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे और ऐसा ही हुआ। हमेशा विवादों में रही वीपी सिंह की पश्मीना टोपी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक खास तरह की फर्क वाली टोपी पहनते थे। इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई इस देश में। वन्यजीव प्रेमियों का कहना था कि ये पश्मीना धागे में बनी है। दरअसल पश्मीना धागा हिमालय में पाई जाने वाली खास भेड़ों की खाल से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे जिन्ना टोपी के तौर पर देखते थे। पाकिस्तानी अभिजात वर्ग द्वारा पहनी जाती है ये टोपी वैसे तो, और इसकी टोपी की पहचान भारत में जिन्ना टोपी के तौर पर बन गई थी उस वक्त। इसके जरिए वीपी उन भारतीय मुस्लिमों से इमोशनल कनेक्ट करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें और उनकी पार्टी को वोट दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि ये टोपी वीपी सिंह का लक्की चार्म थी, ऐसा उनके आध्यात्मिक गुरु ने करने को कहा था। और हालांकि वीपी सिंह ने कई मौक़ों पर इस विवाद को दबाने की भी कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह फर नहीं है बल्कि सिंथेटिक है, इसे बनाने में किसी जानवर से क्रूरता नहीं की गई है। फिर वीपी सिंह ने इसे क्यों पहनते हैं? इस पर वीपी सिंह कहते हैं कि मेरे सिर पर प्राकृतिक चीज़ें और बाल यानी थोड़ी पतली होती जा रही हैं, इसलिए मुझे इसे गर्म रखने के लिए कुछ कृत्रिम चीज़ों की ज़रूरत है। मंडल और कमंडल की राजनीति में फंसे वीपी जनता दल के ज़्यादातर नेता मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में थे, लेकिन वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर देश में तेल का मसा दिया।
दरअसल इसके जरिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछले वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिल गया। इसके खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्र कई जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने में 3 लोगों का अहम भूमिका थी। तत्कालीन कपड़ा मंत्री शरद यादव और समाज कल्याण मंत्री रामविलास पासवान सांसदों और मंत्रियों को इस मामले में लामबंद करने का काम किया, जबकि तब के समाज के कल्याण मंत्रालय के सचिव PS कृष्णन ने इस मसले में किन बातों को शामिल करना है उसकी तैयारी की और भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव भले ही समाज को बांटने वाला रहा होगा, लेकिन उनके कार्यकाल में भी मंडल आयोग की वो सिफारिशें लागू हुई जिन्हें इंदिरा गांधी ने ताक पर रख दिया था। VP ने मुझसे यानी कुलदीप नैयर से कहा था कि भले ही अपनी एक टांग गंवा दी हो लेकिन गोल करके ही रहूँगा। भाजपा ने हाथ खींचा तो सरकार गिर गई, जनता दल भी टूटा और 25 दिसंबर 1990 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। देश भर में 10,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर ये यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी और राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी, लेकिन मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे नेता इस यात्रा के विरोध में थे। वहीं VP ने आडवाणी को इसे रोकने के लिए भी कहा था पहले से, लेकिन वो माने नहीं थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश के CM मुलायम सिंह थे और अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, उन्होंने ऐसा बयान दिया था। ऐसा कहकर मुलायम सिंह ने आडवाणी को अयोध्या आने की चुनौती दी। कहा जाता है कि VP ने बिहार के तत्कालीन CM लालू यादव से कहा कि मुलायम तो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे ही, क्यों न तुम ऐसा करो कि लालू अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखते हैं। मैंने VP को 2 बार फ़ोन कर आडवाणी को हिरासत में लेने की सहमति ली। 22 अक्टूबर 1990 को VP ने लालू से सारी तैयारियां सुनिश्चित करने और रात 2 बजे के बाद आडवाणी को हिरासत में लेने की कहा, क्योंकि तब तक अखबार छप चुके होते हैं और अगले दिन ज़्यादा हंगामा नहीं होगा। 23 अक्टूबर 1990 को रात 2 बजे बिहार के समस्तीपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट RK सिंह और IPS अफसर रामेश्वर ओरेन पुलिस फोर्स के साथ आडवाणी को हिरासत में ले लेते हैं। इससे नाराज होकर केंद्र की सरकार ने भाजपा के हाथ खींच लिया और देवाशीष मुखर्जी बताते हैं कि भाजपा के इस फैसले के बाद VP इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टी के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहे। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में VP सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें VP सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। VP सिंह सिर्फ 11 महीने ही PM की कुर्सी पर रहे। सरकार गिरने के साथ ही जनता दल में टूट पड़ गई। कुछ नेता चंद्रशेखर के साथ तो कुछ नेता VP के बगली घर बन गए और उस वक्त के गुजरात के CM चिमन भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के CM मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के CM ओम प्रकाश चौटाला चंद्रशेखर के साथ खड़े थे, जबकि बिहार के CM लालू यादव ने VP को कुनबा चुना। और इस तरह इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ मैं ख़त्म पूरा। और इससे पहले वाले PM सीरीज़ के सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक करके देखिए। आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।